हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। मेरे हाथ में जो बुक है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर यूपीएससी क्वेश्चन। अगर आप एनालाइज करोगे पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस, क्लोज टू 12 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट बुक, एंड ये बुक है इंडिया ईयर बुक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक को पढ़ते नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बल्कि बुक है। क्लोज टू 850 पेजेस इस बुक में है, एंड फॉर एन एस्पिरेंट जिसे स्टैटिक बुक्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, पीवाईक्यूज देखना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, उसके लिए ये बुक कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो व्हाट वी रियलाइज इज, जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि आउट ऑफ द 850 पेजेस क्लोज टू सिर्फ 20% ही कंटेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी आपको पता है। जैसे इस बुक में अगर आप देखोगे, पॉलिटी चैप्टर में प्रेसिडेंट दिया है, कैग दिया है, पार्लियामेंट दिया है, जो ऑलरेडी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, विच हैज टू बी फिल्टर्ड आउट। तो हमने इस इंडिया ईयर बुक सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज की है। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फिल्टर आउट द कंटेंट, एंड जो भी यूनिक कंटेंट है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन पीवाईक्यू थीम्स, हम वही कवर करेंगे। हम फिर से आपको कैग, प्रेसिडेंट या जो टॉपिक्स रिपीटेडली आपके स्टैटिक बुक्स में है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, एंड ऐसा कंटेंट पढ़ाएंगे जो यूनिक है एंड एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो दिस इज द मेन एम ऑफ दिस इंडिया ईयर बुक सीरीज। आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम इंडिया ईयर बुक, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। लेकिन जब हम इस सीरीज के बारे में सोच रहे थे, हमने एक चीज रियलाइज किया है, जब स्टूडेंट्स YouTube पर ये सीरीज देखते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस उसके सामने आते हैं, बहुत सारे एंटाइसिंग वीडियोस उसके सामने आते हैं, एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक 30 मिनट्स के वीडियो को कंप्लीट करने के लिए उसे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑन YouTube। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस की है कि जब कोई चीज आपको फ्री में मिलती है उसे आप वैल्यू नहीं करते हो, एंड आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है टू कंप्लीट दैट सीरीज। हमने देखा है बहुत बार, हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर तक बहुत सारे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये सीरीज कंप्लीट करो, इसलिए व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज इंडिया ईयर बुक का हम शॉर्ट कोर्स बनाएंगे, जिसका प्राइस हमने सिर्फ 99 रखा है। ये 99 रुपीज लेने के पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट इज यू विल बी अकाउंटेबल टू कंप्लीट द कोर्स। आप जब कोई चीज पे करते हो तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी आता है टू कंप्लीट द कोर्स। सेकेंडली, डिस्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया कम होगा क्योंकि ये पोर्टल पर चलेगा जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी ये 99 रुपीज हम कलेक्ट करने वाले हैं, इसका मेजॉरिटी पार्ट हम डोनेट करने वाले हैं फॉर गुड कॉज, एंड उसका भी हम प्रूफ देंगे। सो द reason behind taking 99 rupees is not that we want to earn, but we want to ensure accountability, and जो भी पैसा आएगा we would like to donate for a good cause so that it is a win-win situation for everyone. So if you like the first video, definitely join this India Year Book short course, जहां हम वीडियोस के नोट्स के थ्रू फिल्टर आउट कंटेंट देने वाले हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ये शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, इट वुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। यू कैन कंप्लीट दिस सीरीज ड्यूरिंग लंच टाइम, डिनर टाइम, एंड यू विल हैव एन एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज के सेशन में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप पीवाईक्यूज के साथ खुद एनालाइज करोगे कि इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इंडिया ईयर बुक से आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, डेफिनेटली लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू। आज का जो सीरीज है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं इज विद रिस्पेक्ट टू लैंड एंड पीपल, जो हमारे इंडिया ईयर बुक का फर्स्ट चैप्टर है अगर आप देखोगे, एंड उस चैप्टर रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर उस रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स अपडेट है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्योंकि डेटा यहाँ थोड़ा सा पुराना डेटा हो जाता है। डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ कोई नया इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूशन या ऐसी चीजें जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ 2 or 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए। ओवरऑल हमारा एरिया कितना है, अर्थ जो हमारा इंडिया है उसका एरिया कितना है, तो बेसिकली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है, एंड इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ आप ऐड कर सकते हो जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई नो सबको पता है, सो आई हैव स्टार्टेड विद सिंपल फैक्ट्स जो सबको पता है। एज वी मूव फॉरवर्ड आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी चीजें इस बुक में दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, एज इस बुक में यही बोला गया है कि इंडिया इज कंप्लीटली नॉर्दर्न स्फीयर। इसका लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड एटलीस्ट इंडिया का आपको याद चाहिए। ज्योग्राफी में भी अगर आप देखोगे, फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये चीज दी है, एंड मुझे लगता है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट एटलीस्ट आपको पता चाहिए कि हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या है। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, 8 डिग्री टू 37 डिग्री हम नॉर्थ में प्लेस्ड है। लॉन्जिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री एंड 97 डिग्री ईस्ट में है फ्रॉम जीरो मेरिडियन। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ का कितना हमारा डायमीटर है एंड कितना लेंथ है ईस्ट
फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी आपको पता चाहिए। एंड एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नॉर्थ टू साउथ एज यूजुअली वो मैप से भी पता चलता है कि इट इज मोर 3200 किलोमीटर्स के आसपास हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारा डायमेंशन है। एंड ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करेंगे ये क्लोज टू 2900 के आसपास है। तो बेसिकली हमारा नॉर्थ टू साउथ एज एवरीवन नोज दिस इज मोर देन दैट। नेक्स्ट इज यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, हमारा लैंड बाउंड्री कितना है 15,000 किलोमीटर, वेराज कोस्ट लाइन कितना है 7,516। अगर आप ये पर्सपेक्टिव से देखोगे लैंड बाउंड्री में भी सबसे ज्यादा हम किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वो बांग्लादेश है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन पाकिस्तान। एटलीस्ट 3 कंट्रीज का आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, अब अगर हम यहाँ कोस्ट लाइन की बात करें 7,516 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप रिसेंट सर्वे देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ये चेंज हो चुका है, लेकिन स्टिल इंडिया ईयरबुक में यही फैक्ट दिया है 7,500 किलोमीटर। लेकिन अगर आप रिसेंट सर्वे कैलकुलेट करेंगे तो हम 11,000 किलोमीटर का हमारा क्या है कोस्ट लाइन है, क्योंकि पहले बहुत हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में पुराने टेक्नोलॉजी से कोस्ट लाइन कैलकुलेट करते थे, इसलिए ये नंबर कम था। अब जैसे इश्यूरीज हो गया, डेल्टाज हो गया, इसका भी हमने लेंथ एक्चुअली काउंट किया विद न्यूअर टेक्नोलॉजी रडार सिस्टम से, तो हमें पता चला कि हमारा जो एक्चुअल कोस्ट लाइन है वो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस कौन से स्टेट में है, तो गुजरात है, देन तमिलनाडु एंड देन आंध्र प्रदेश। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, पहले आंध्र प्रदेश ज्यादा था, लेकिन जो रिवाइज कैलकुलेशन से तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है, देन कम्स आंध्र प्रदेश। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम इस बुक में देखते हैं तो यहाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात की है, एंड इट्स सेड दैट इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट जियोलॉजिकली। कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा स्ट्रक्चर इंडिया का, वो 3 कंपोनेंट्स इसके पार्ट है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में कौन सा आता है, इस हिमालयाज आता है। तो मेजरली हिमालयाज इज पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। एंड यहाँ एक चीज बोली गई है, इट इज फॉर्म, कब फॉर्म हुआ है, क्लोज टू 4 to 5 करोड़ ईयर्स के पहले फॉर्म हुआ है बाय कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के कोलिजन से ये फॉर्म हुआ है। एंड प्रीवियसली व्हाट इट हैड वाज टेथ सी, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया था, तो वी हैव जस्ट मेंशन्ड इट, टेथ सी से फॉर्म हुआ है। तो जियोलॉजिकली इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट, सेकंड इज इंडो गैंजेटिक प्लेन में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगा इस बुक में दिया है, दैट इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट रीजन जियोलॉजिकली, एंड वेयर डज इट लाई, साउथ ऑफ हिमालय, एंड एज एवरीवन नोस कि एलुवियल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। एंड द लास्ट फेज इज पेनिनसुलर रीजन, ये सबसे स्टेबल, जियोलॉजिकली स्टेबल रीजन है, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ मिनरल्स, इकोनॉमिक मिनरल्स, एंड इट इज इन्वर्टेड शेप में। इस बुक में अगर आप देखोगे बहुत सारे रिवर सिस्टम की बात की है, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, बट व्हाट आई फेल्ट इज एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां मुझे लगा मेघना रिवर के बारे में बात की है एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की है। तो एटलीस्ट मेघना रिवर सब लोग नहीं पढ़ते हैं, हम यूजुअली फोकस करते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस पर फोकस करते हैं, बट मेघना हैज बीन मेंशन्ड, तो आपको पता चाहिए। सो अगर आप देखोगे ये ओरिजिन कहां है मेघना रिवर का, तो इसका मेन जो हेड स्ट्रीम है वो बराक रिवर है, जो मणिपुर से ओरिजिन होता है। तो अगर आप देखोगे यहां से ओरिजिन है, जो इनिशियली बराक रिवर है, देन दिस बराक रिवर splits into 2 parts, then it again joined to form Meghna river, and this Meghna river join ब्रह्मपुत्र एंड गंगा जब पद्मा बनती है तो उसको ज्वाइन करता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। तो अगर मेघना रिवर सिस्टम की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है, मतलब ये बराक रिवर इसका हेड स्ट्रीम है। सेकेंडली बराक रिवर कहां से ओरिजिन हो रहा है, हिल्स ऑफ मणिपुर से हो रहा है। एंड बेसिकली जैसे बराक रिवर इनिशियली फ्लो होता है मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम से, एंड जैसे वो आसाम में एंटर करता है इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 रिवर स्ट्रीम, जो हम आगे कवर करेंगे, एंड फिर से दे मर्ज टू फ्रॉम मेघना रिवर। तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया बुक में मेंशन्ड है। तो डेफिनेटली यूपीएससी ने ट्रिब्यूटरीज पर क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियसली, तो आपको पता चाहिए। तो अगर आप देखोगे मक्कू रिवर हो गया, त्रांग रिवर हो गया, जीरी रिवर हो गया, तुविया रिवर हो गया, सोनई रिवर हो गया, रुकनी रिवर हो गया, इस तरीके के नाम एटलीस्ट याद तो रखना डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चाहिए, क्योंकि अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे एंड डेफिनेटली देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो अगर क्वेश्चन आता है एंड ट्रिब्यूटरीज का नाम अगर आपने सुना भी है तो यू विल हैव अ एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि ये इंडिया रूप में है। हम प्रीवियसली बाकी सारे ट्रिब्यूटरीज तो देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर ये पता चल गया तो एक इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कथकल हो गया, धलेश्वरी हो गया, लंगाचिनी हो गया, देन मधुवा एंड जतिंगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ऑफ मेघना रिवर। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट अगर आपने देखा है, नाम 2-3 बार पढ़ लोगे तो एलिमिनेशन में यूज होगा। मैं चाहता हूं कि डेफिनेटली रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी ट्रिब्यूटरी इज डिफिकल्ट, लेकिन
एलिमिनेशन में इफ यू हैव एटलीस्ट हर्ड अबाउट दिस टर्म्स 2-3 टाइम्स आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में ये एलिमिनेशन में हेल्पफुल होगा। एंड बेसिकली वेयर डज इट जॉइन? इट जॉइंस गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम नियर भैरव बाजार विच इज इन बांग्लादेश। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहां आपको बराक रिवर भी देखेगा, तो ओरिजिनली बराक रिवर मणिपुर में ये होता है, फिर मिजोरम आसाम में जाती है। अगर आसाम के बाद क्या होता है, what it happens is it splits into two parts। अगर देखोगे यहाँ सूरमा रिवर है, अगर आप मैप्स में अच्छे से देख पाओगे, आप मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपको पता चलेगा। एंड कुशियारा रिवर है, तो यहाँ दो रिवर में ये क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। एंड लेटर it again join this two stream सूरमा रिवर एंड कुशियारा रिवर अगेन जॉइन टू फॉर्म मेघना रिवर। तो बराक रिवर स्टार्ट होती है मणिपुर हिल से, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर इज इन न्यूज, तो डेफिनेटली आपको पता चाहिए। बराक रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम मणिपुर, देन मिजोरम, आसाम, enters into Bangladesh, splits into two कौन से है, सूरमा रिवर एंड कुशियारा रिवर अगेन joins and forms Meghna river, and Meghna then joins पद्मा रिवर विच इज बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र का एक कॉन्फ्लुएंस है। एंड ये कहां ज्वाइन होता है, भैरव बाजार में ज्वाइन होता है। तो दिस इज ऑल मेंशन्ड इन दिस इंडिया एयरबुक। तो बाकी रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है जो ऑलरेडी कवर्ड है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। यहां मुझे दो इंपॉर्टेंट, अगर जैसे मैं इस जियोलॉजी एंड फिजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो three important passes were mentioned in this book. First is Jelipla and Nathula Pass. ये कहाँ लोकेटेड है, ये सिक्किम में लोकेटेड है। तो इस पासेस के बारे में बात की है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडो टिबेटियन पासेस है एंड सिक्किम से लिंक्ड है, क्लोज है, सिक्किम का बॉर्डर्स पर लिंक्ड है। एंड आपको ये पता चाहिए, तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ वी हैव नाथुला पास एंड उसके नीचे वी हैव जेलिप्ला पास, तो एक इंपॉर्टेंट है। एंड इट कनेक्ट्स इंडिया विद टिबेट बेसिकली विच इज पार्ट ऑफ चाइना। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जेलिप्ला एंड नाथुला पास, आपको पता चाहिए। अगेन शिपकिला पास आपको पता चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पास है जहां से रिवर सतलज पास होती है। अगर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड विथ इन दिस इंपॉर्टेंट बुक एंड दिस इज प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर का पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए। एंड दिस पास इज बेस्ड इन जम्मू कश्मीर, जो मेंशन्ड है एंड जो दिख रहा है आपको यहाँ इमेज से आपको पता चाहिए। सिमिलरली हमारे जम्मू कश्मीर के 2-3 इंपॉर्टेंट पासेस जैसे चांगला पास आपको पता चाहिए, जोजिला पास हो गया, बारालाचा पास हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है जम्मू कश्मीर के जो आपको पता चाहिए। बट शिपकिला पास जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतलज रिवर फ्लोज थ्रू इट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ एमसीक्यू बन सकता है। ये डायरेक्टली हमने कहां से लिया है, ये इंडिया ईयरबुक से लिया है, इंडिया ईयरबुक से लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप क्लाइमेट की बात करोगे, इंडिया ईयरबुक में बोला गया है ऑफिशियली इंडिया के कितने क्लाइमेट्स है। ऑफिशियली आईएमडी रिकॉग्नाइजेस इंडिया में 4 सीजन्स है, 4 क्लाइमेटिक हमारे पीरियड है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। और तो ऑफिशियल सीजन्स अगर हम देखेंगे तो 4 है जो सबको पता है, दैट इज हमारे कौन से सीजन, विंटर, समर, मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स हैं अकॉर्डिंग टू आईएमडी। बट हमारे जो ट्रेडिशनल देखेंगे, ट्रेडिशनली 6 हमारे सीजन्स बोलते हैं हम, 6 ऋतुज बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हिमालयन स्टेट में वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटम भी हम हिमालयन रीजन में एक्सपीरियंस करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 4 सीजन्स। एंड इस बुक में ये चीज बोली गई है, प्री मॉनसून फेज में देयर इज वायलेंट थंडरस्टॉर्म एंड इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमारे एनसीईआरटीज में बोला गया है। लोकली इसको काल बैसाखी भी बोलते हैं, इन बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड आसाम में इसको बोलते हैं काल बैसाखी। सो बेसिकली दिस इज प्री मॉनसून वायलेंट थंडरस्टॉर्म है विच इज एसोसिएटेड विद रेन ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन की गई थी। एज आई टोल्ड यू 4 सीजन्स है, लेकिन हिमालय सीजन, हिमालयन रीजन में वी हैव एक्स्ट्रा 2 सीजन, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम। अगर हम 6 ऋतुज की बात करें, अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो बहुत सालों से चल रहा है कि कितने सीजन्स होते हैं। तो अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी भी बोलेंगे व्हाट वी हैव इज 6 सीजन्स, बेसिकली वही 4+2 दैट इज स्प्रिंग हो गया, समर्स, मॉनसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम एंड विंटर। सो दीज आर द 6 सीजन्स व्हाट वी हैव। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज, जब भी मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली अबाउट प्रेवलेंस ऑफ साइक्लोन। अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे, दिस इज फ्रॉम इंडिया एयरबुक which says that usually what we have is जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है they usually are formed in the warmest month में ये फॉर्म होता है, क्योंकि warmest month में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड what do you say लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है इन वार्म ईयर्स। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे, इस जो आर्टिकल था यहाँ बोला गया है कि जो नॉर्थ इंडियन ओशन के जितने भी सीज है, नॉर्थ इंडियन ओशन की सीज मतलब हमारा अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ व्हाट वी हैव सीन देयर इज 2 पीक्स। बाइमोडल हमारा साइक्लोन का पीक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन नॉर्थ इंडियन ओशन के जितने भी सीज है, जैसे अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या होता है, देयर आर
टू पीक्स। तो फर्स्ट पीक इज पोस्ट मानसून, एक इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर नवंबर में दैट इज द फर्स्ट पीक, एंड सेकंड पीक प्री मानसून रीजन में होता है अप्रैल टू मई। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि इंडिया में 2 टाइम्स पीक होता है ऑफ मानसून। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट एक्टिव पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड है एक्टिव पीरियड है साइक्लोन्स इन इंडिया। तो बाइमोडल पीक है इंडिया में, अगेन इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। जब इस इंडिया एयरबुक में आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा इट हैज मेंशन्ड कि हमारा फ्लोरा एंड फाउना कितना है, एंड उस पर्सपेक्टिव से it has said that India has been divided into biogeographic zones and phytogeographical zones में इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखेंगे बायोजियोग्राफिक जोन्स बेसिकली क्या है एंड फाइटोजियोग्राफिकल जोन्स क्या है। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि हमारा वेजिटेशन के हिसाब से हमने इंडिया को 11 जोन्स में कन्वर्ट किया है। कहीं जगह 9 दिया है लेकिन कहीं जगह 11 जोन्स दिया है। हमारे जो व्हाट यू से बुक में, इंडिया बुक में बोला गया है फाइटोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं, 11 जोन्स है। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेजिटेशंस हमने क्या कर दिया है, जोन्स कर दिए हैं इंडिया के। तो कौन से टाइप ऑफ वेजिटेशन कहां मिलते हैं, बेस्ड ऑन दैट 11 जोन्स में डिवाइड किया है। एंड बेस्ड ऑन फ्लोरा एंड फाउना एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस हमने 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स बनाए हैं। तो बायोजियोग्राफिक जोन्स में मेजरली हम एनिमल देखते हैं, एनवायरमेंट देखते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हमने 10 जोन्स में इंडिया को बायोजियोग्राफिक फॉर्मेट में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन फ्लोरा, फाउना एंड एनवायरमेंट, ये दोनों को कंसिडरेशन करके। लेकिन फाइटो जियोग्राफिकल जोन्स अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ वेजिटेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। सो दीज आर द 10 what you say biogeographic zones and 11 phytogeographical zones। अगर आप देख पा रहे हो, इसको मैं नोट्स भी दूंगा तो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो अगर हम नाम देखेंगे तो यू विल रियलाइज बायोजियोग्राफिक जोन्स में हम क्लाइमेटिक कंडीशन, फ्लोरा फाउना दोनों कंसिडरेशन करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ मेजरली क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपको दिखेंगे, एंड मतलब दीज जोन्स आर बीइंग डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक जोन्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ ट्रांस हिमालयज हो गया, हिमालयज हो गया, आइलैंड्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन, कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स हो गया, गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, डेक्कन पेनिनसुला हो गया। सो दीज आर बायोजियोग्राफिक जोन्स, वेयरएज फाइटो जियोग्राफिकल जोन्स जितने भी है बेसिकली दीज आर बेस्ड ऑन वेजिटेशन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट दीज हमारा इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 11, कहीं जगह 11 बोला है, कहीं जगह 9 बोला है। सो व्हाट आई हैव डन इज हमने 11 जोन्स मैंने बताया है। दीज आर बेस्ड ऑन हमारा फ्लोरा, नॉट फाउना, नॉट एनवायरमेंट, फ्लोरा मतलब वेजिटेशन के हिसाब से। नॉर्थ वेस्ट हिमालयज, ईस्टर्न हिमालयज, अंडमान एंड निकोबार, आसाम हो गया, एरिड जोन में यू विल फाइंड जीरोफाइटिक एडेप्टेशन के प्लांट्स रहेंगे, सेंट्रल इंडिया, सेकेंडली ईस्टर्न एंड कोरोमंडल कोस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट हो गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हो गया, डेक्कन हो गया, एंड साउथ वेस्टर्न घाट्स हो गया। सो इस हिसाब से 11 फाइटोजियोग्राफिक जोन्स कितने हैं, फाइटोजियोग्राफिकल जोन्स 11 है, एंड बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने हैं, 10 है। तो ये किस बेसिस पर है, ये मैंने बताया कि ये क्या है, एनवायरमेंट एंड फ्लोरा एंड फाउना के बेसिस पर है। सो अगर किसी रीजन में सिमिलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड फ्लोरा एंड फाउना एक जगह जैसे मिलता है तो उसको एक जोन में हमने डिवाइड किया है। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप ये देखोगे, ये पार्ट देखोगे इंडिया एयरबुक का, तो यहां से ऑलरेडी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू लूनी रिवर। तो अगर आप देखोगे यहां रिवर्स की बात की है विच आर लॉस्ट इन द डेजर्ट और दे हैव लॉस्ट इन द लैंड। ये रिवर्स डायरेक्टली सी को मीट नहीं करते, तो ऐसे रिवर्स का नाम दिया है। एंड अगर आप लूनी रिवर का 2010 में क्वेश्चन था तो हियर आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये क्वेश्चन यहां से आया है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो बेसिकली दीज आर रिवर्स विच आर डायरेक्टली व्हाट दे आर नॉट डायरेक्टली रीचिंग द सीज बट दे आर समवेयर व्हाट यू से ड्रेनिंग इनटू द लैंडफॉर्म्स में ही वो ड्रेन करते हैं, डेजर्ट में ड्रेन करते हैं या रन ऑफ कच्छ में सॉल्ट पैंस में ड्रेन करते हैं। तो दे डू नॉट डायरेक्टली, दे आर लॉस्ट इन द डेजर्ट एंड दे डू नॉट डायरेक्टली हैव अ इनलेट और दे डू नॉट ड्रेन इनटू सी, दे डू नॉट ड्रेन इनटू सी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। इसमें कौन से रिवर्स है तो आपको पता चाहिए। बेसिकली यू हैव लूनी रिवर जो कहां ड्रेन करती है, मेजरली इनलैंड रिवर है, एंड मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में ये डिसअपियर हो जाती है। वे हैव अगेन देयर इज मच्छू रिवर व्हिच इज ड्रेनिंग सिमिलर टू लूनी रिवर, ये डायरेक्टली सी में नहीं जाती है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में जाती है बेसिकली व्हिच इज अ सॉल्ट मार्श। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड नो। मूविंग फॉरवर्ड, सरस्वती रिवर is a historical river. Some believe that it is lost, some believe it flows underground. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए अगेन दिस रिवर डज नॉट रीच द सी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड घाघर रिवर विच इज पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, एंड इट इज बीन सेड अगेन इट इज डायरेक्टली डिसिपेट्स इनटू डेजर्ट।
ये इट इज डज नॉट जॉइन एनी अदर रिवर और डज नॉट ड्रेन इनटू सी, डायरेक्टली डिसिपेट्स इनटू डेजर्ट। एंड लास्ट इज रूपेन रिवर, तो ये भी लिटिल रन ऑफ कच्छ में ड्रेन करती है। तो अगर आप देखेंगे लूनी रिवर, हमारा रूपेन रिवर, मच्छू रिवर, दे ऑल ड्रेन इनटू लिटिल रन ऑफ कच्छ, वेयर एज हमारा घाघर रिवर विच फ्लोज अराउंड पंजाब हरियाणा राजस्थान, इट इज लॉस्ट इन डेजर्ट। सरस्वती रिवर, इट इज बिलीव्ड कि कुछ बोलते हैं कि अंडरग्राउंड है, सम से इट इज लॉस्ट, इट इज कंप्लीटली लॉस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में आपको पता चाहिए। अगर आप देखोगे ये भी, यहां से भी आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि कहां ड्रेन करती है लूनी रिवर। अगर देखोगे क्वेश्चन अगर आपने वो पढ़ा होता तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर डी है, इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। मूविंग फॉरवर्ड, again an important fact, it is said India is one of the mega biodiversity countries, तो mega biodiversity countries कितने हैं? So we have 17 mega biodiversity countries. Secondly, यहाँ इस part of India book में zoological survey of India पर भी बात की है, and it plays an important role with respect to taxonomy of animals, survey of animals, ये zoological survey of India का रोल है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन mega biodiverse countries किसको बोलते हैं? अगर आप देखोगे there are 17 such countries, लेकिन mega biodiversity countries का definition क्या है? So these are countries which have at least 5000 of world's plant as endemic, इनके पास 5000 endemic plants चाहिए। and secondly it also needs to have marine ecosystem within its marine boundaries, तो marine ecosystem भी चाहिए and 5000 plants भी चाहिए। ऐसे countries को हम क्या बोलेंगे? mega biodiverse countries बोलेंगे। कितने countries है? we have 17 such countries। देखो इंडिया भी एक important part है इस mega biodiversity countries का। moving forward, इंडिया बुक में there has been another term which has been mentioned, that is realms। तो according to world biogeographic classification, इंडिया रिप्रेजेंट्स टू इंपॉर्टेंट रेल्म्स। इसमें कौन से रेल्म्स है? अगर आप देखोगे पैलियो आर्कटिक रेल्म एंड इंडो मलायन रेल्म। एंड अब ये रेल्म्स क्या होता है ये आपको पता चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सो बेसिकली बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स क्या है? तो हमने वर्ल्ड को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया है, हम इस रीजन्स को रेल्म्स बोलते हैं। लेकिन किस बेसिस पर डिवाइड किया है? तो लार्ज स्केल डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एनिमल एंड प्लांट ग्रुप। तो इस बेसिस पर हमारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को डिवाइड किया है इन वेरियस रेल्म्स। अब इस रेल्म्स में इंडिया में ये बोला गया है कि इंडिया रिप्रेजेंट्स टू इंपॉर्टेंट रेल्म्स। तो इंडिया में टू इंपॉर्टेंट रेल्म्स का इवोल्यूशन है एंड उस टाइप का फ्लोरा एंड फाउना है। तो ये कौन से इंपॉर्टेंट रेल्म्स हैं? तो ये रेल्म्स है पैलियो आर्कटिक रेल्म एंड दूसरा कौन सा है? इंडो मलायन रेल्म। तो इसको अगर इस फॉर्मेट में भी देखोगे, हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जैसे देखा था, हमने इंडियन प्लेट देखा था एंड यूरेशियन प्लेट देखा था। तो ये दोनों जब मर्ज हुए थे तो क्या हुआ था? वी हैड हिमालय फॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या है एवोल्यूशनरी अगर हम देखोगे तो इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ टू प्लेट्स। एंड उसी पर्सपेक्टिव से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रेल्म है जो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसमें जैसे मैंने बताया कि पैलियो आर्कटिक रेल्म है। बेसिकली ये कहां मिलता है? अगर आप देखोगे इसका फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये दिस इज पैलियो आर्कटिक रेल्म। तो बेसिकली इसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय रीजन इज पार्ट ऑफ दिस पैलियो आर्कटिक रेल्म। यहाँ कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है, अल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड कॉनिफरस प्लांट्स है। कौन से टाइप ऑफ हमारे यहाँ एनिमल्स मिलते हैं? स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। एंड ये जो स्पीशीज हमें स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं तो ये सेंट्रल एशिया में सब जगह मिलते हैं, हमारे रशिया में मिलता है। तो बेसिकली यहाँ फ्लोरा एंड फाउना थोड़ा सिमिलर है, इनका हिस्ट्री, एवोल्यूशन का हिस्ट्री सेम है। इसको पैलियो आर्कटिक रेल्म बोलते हैं। अगर हम रेल्म, बायोम एंड बायो इको रीजन्स की बात करेंगे तो अगर हम इंडो मलायन रीजन की बात करते हैं, पहले इंडो मलायन रीजन अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द इंडो मलायन रीजन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस हैज कॉमन हमारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, फ्लोरा एंड फाउना यहाँ क्लोज टू सिमिलर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स है। एंड कौन सा पार्ट इंडिया का पार्ट है इसमें? वेस्टर्न घाट्स, हमारा पेनिनसुलर रीजन आर पार्ट ऑफ इट। हिमालय, ट्रांस हिमालय हमारा दूसरा पार्ट है, पैलियो आर्कटिक का पार्ट है। यहाँ टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, लायन टेल मकाओ इस रीजन में कॉमनली मिलते हैं। एंड दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिक स्पीशीज। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमने पहले रेल्म में डिवाइड किया वर्ल्ड को, हमने रेल्म में डिवाइड किया। इंडिया में बोला गया कि इंडिया में दो टाइप ऑफ रेल्म है, फर्स्ट इज पैलियो आर्कटिक एंड इंडो मलायन। उसके बाद हमने देखा कि इस रेल्म्स को हमने वेरियस बायोम में डिवाइड किया। तो बायोम इज बेसिकली इस रेल्म के अंडर देयर आर सर्टेन रीजन व्हिच हैव कॉमन क्लाइमेटिक कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। बायोम के अंडर भी व्हाट वी हैव इज इको रीजन्स होते हैं। तो बेसिकली इसका डिवीजन कैसे होता है एट द ग्लोबल लेवल? हम जो क्लाइमेटिक रीजन्स बोलते हैं, हमारा जो एनवायरमेंटल रीजन्स होता है, तो सबसे ऊपर आता है रेल्म्स आता है व्हिच हैज कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑल्सो
कॉमन फ्लोरा एंड फाउना है, उसके अंदर भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अगर कोई रीजन का कॉमन क्लाइमेटिक कंडीशंस है एंड इस कॉमन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उनका फ्लोरा एंड फाउना का कुछ अडेप्टेशन हो रहा है, कॉमन टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना मिल रहा है, तो हम उसको बायोम बोलेंगे। एंड उसके बाद आता है इको रीजन्स। तो ये डिवीजन, ये क्लैरिटी आपको पता चाहिए। तो बायो जियोग्राफिकल रेल्म्स में देखेंगे तो इंडिया में 2 टाइप ऑफ रेल्म्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बार इस बुक में मेंशन किया गया है, तो ये आपको पता चाहिए। ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। एंड सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है। इसका प्राइमरी रोल क्या है? बेसिकली इसका प्राइमरी रोल है जूलॉजिकल रिसर्च है एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियाज एनिमल बायोडाइवर्सिटी, कंडक्ट टैक्सोनॉमी स्टडीज, सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉना में इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड ब्रिंगिंग आउट अ रिपोर्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स इन इंडिया। सिमिलरली हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, जो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बुक निकालती है, रेड डेटा बुक। अगर आप देखोगे BSI, हमने रेड डेटा बुक किसका देखा था? IUCN का देखा था, लेकिन इंडिया पर्सपेक्टिव से इंडियन प्लांट रेड डेटा बुक ये कौन निकालता है? ये निकालता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, विच कीप्स। तो बेसिकली रेड डेटा बुक में क्या होता है? जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसका लिस्टिंग होता है। ये ग्लोबल लेवल पर IUCN करता है, बट एट इंडिया लेवल हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनिमल्स के लिए करता है। BSI दैट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन करता है? ये हमारा प्लांट्स के लिए करता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में फॉर्म होता। अगेन इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड इसका मेजर रोल अगर आप देखोगे सेम है, सिमिलर टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना, मेंटेन हर्बरिया, बोटेनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक, विच इज कौन सा है ये? ex situ है, इन situ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट रिलीजेस वेरियस पब्लिकेशन में फ्लोरा ऑफ इंडिया, स्टेट फ्लोरास हो गया, रेड डेटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट्स एंड प्लांट डिस्कवरीज, ये इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज करते हैं Botanical Survey of India, which has been mentioned in India Yearbook. It has been mentioned in India Yearbook. Next is जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेंसेक्स पर बहुत फोकस दिया है एंड जिस तरीके से जा रहा है 2025 में भी वी डू नॉट हैव अ सेंसेक्स, बोल रहा है गवर्नमेंट की स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सेंसेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए। अभी तक जो ऑफिशियल डेटा है हमारे पास 15 सेंसेक्स का है जो 2011 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद 16 16 ईयर्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिलेज एंड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस द सेंसेक्स अभी तक वी डू नॉट हैव ऑफिशियल डेटा। लेकिन सेंसेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे 16 सेंसेक्स वाज शेड्यूल्ड फॉर 2021, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड अदर चैलेंजेस, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, ये कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट सेंसेक्स कब हुआ था? ये एक इंपॉर्टेंट डेटा इसमें दिया गया है, 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के टर्म में। ये नॉन सिंक्रोनस था। नॉन सिंक्रोनस मतलब एक साथ नहीं हुआ था, एक रीजन ने किया फिर दूसरे रीजन ने किया, एंड टाइम फ्रेम अलग था, एक रीजन ने जब सेंसस किया दूसरे रीजन ने, तो सिंक्रोनस नहीं था। अब जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ 1881 में हुआ, जो लॉर्ड रिपन ने किया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, एंड यहां से एवरी 10 ईयर्स के बाद हुआ। लेकिन जो फर्स्ट सेंसेक्स जो हम बोलते हैं वो 1872 का है, एंड उस हिसाब से व्हाट वी हैव इज 15 सेंसेक्स हो चुका है। दिस इज द 16 सेंसस। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर सेंसेक्स, सबको पता है, दैट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वी हैव रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमिश्नर जो कंडक्ट करते हैं। इसमें 2 मेथड्स यूज करते हैं व्हाइल कंडक्टिंग सेंसेक्स। फर्स्ट इज हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस करते हैं, एंड उसके बाद पॉपुलेशन एन्यूमरेशन करते हैं। सेंसेक्स एंड एस्टिमेशन उसमें बहुत डिफरेंस है। जो हम एनिमल्स का करते हैं वो एस्टिमेशन करते हैं। कभी भी देखना जो ऑफिशियल रिपोर्ट आता है ना, टाइगर सेंसेक्स का हम जो बोलते हैं, टाइगर सेंसस इज अ रॉन्ग वर्ड। इंपॉर्टेंट है हम एस्टिमेशन करते हैं, टाइगर एस्टिमेशन है वो। सेंसेक्स में क्या करते हैं हम एक्चुअली एवरी इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, एवरी इंडिविजुअल को। एंड जब हम सेंसेक्स करते हैं हम करते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक प्लेस, एंड एक सिंगल स्पीशीज का करते हैं, सिंगल स्पीशीज, जैसे ह्यूमंस का कर रहे हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जब हम कंडक्ट करते हैं तो एवरी इंडिविजुअल इज आइडेंटिफाइड यूनिकली। टाइगर सेंसेक्स में हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट देते हैं कि इस रीजन में इतने टाइगर्स दिखे थे कैमरा ट्रैप में, तो इतने हो सकते हैं, हम एस्टिमेट देते हैं, हम डू नॉट काउंट ईच एंड एवरी टाइगर। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो एस्टिमेशन है। कोई ब्लाइंडली हम सेम वर्ड यूज करते हैं सेंसेक्स एंड व्हाट इज एस्टिमेशन के लिए, लेकिन दैट इज नॉट सेंसेक्स, दैट इज एस्टिमेशन, ठीक है। हमारा 2021 का जो डेटा था उस हिसाब से 121 करोड़ थे, एंड रिसेंटली अगर आप बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देख रहे हो तो 2024 में इनिशियली हम सेकंड थे, अब 2024 में फर्स्ट बन चुके हैं विद 1.45 बिलियन
पॉपुलेशन एंड इट इज सेड कि हम 2054 तक 1.69 बिलियंस होने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट है जो डेटा इस इंडिया बुक में देखा है, जो प्रीवियस डेटा है, रीसेंट डेटा तो आया ही नहीं है, 2001 से 11 के बीच में 17% डेकेडल ग्रोथ रेट था। प्रोजेक्शन इस बुक में दिया गया कि 2021 में 1.3 बिलियन हमारा क्या होंगे, पॉपुलेशन होगी, 2036 तक 1.5 बिलियन। एंड यही अगर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे तो सेम चीज यहां भी बोली गई है कि अब इंडिया सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। पहले हम बोलते थे कि हम सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन अब सबसे हाईएस्ट है 1.45 एंड वी हैव सरपास्ड चाइना आल्सो। अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखेंगे 2.4% ऑफ सरफेस एरिया है एंड 17.7% ऑफ हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप ऐड कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ सेक्स रेशो के बारे में बोला गया है कि कैसा ट्रेंड रहा है। तो सेक्स रेशो इज बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो हिस्टोरिकली 1901 में ये 1972 था, फिर ये हमारा 1941 में ये ड्रॉप हुआ 945 पर, 2001 में ये 933। सो अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड था वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, लेकिन 2011 में ये 943 हुआ था, 943। एंड जो प्रेजेंटली हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारा जो प्रोजेक्शन है कि आगे जाके 957 होगा, 943 से 957 जो इंडिया एयर बुक में दिया है, ये प्रोजेक्शन दिया है, बिकॉज दे आल्सो डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर। सिमिलरली चाइल्ड सेक्स रेशो भी व्हाट हैज हैपेंड इज 2001 से 2011 में देयर हैज बीन अ डिक्लाइन, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसेक्स के बारे में देयर हैव बीन लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स। तो सेंसेक्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज भी कैलकुलेट की जाती है, इसमें माइग्रेशन भी कैलकुलेट की जाती है। एंड इंडिया एयर बुक में डेफिनेटली मेंशन किया गया है 2 मेथड्स यूज करता है सेंसेक्स में टू एंश्योर और टू कैलकुलेट माइग्रेशन कितनी हो रही है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दोनों मेथड से माइग्रेशन कैलकुलेट करती है। बेसिकली प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस मतलब आप पहले कहां रहते थे, अब कहां रहते हैं, तो उस बेसिस पर अगर आपका ये एड्रेस चेंज है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, तो क्या होता है कि व्हाट वी से इज इसका माइग्रेशन हुआ है। या प्लेस ऑफ बर्थ से आपने मूव कर दिया, आपका प्लेस ऑफ बर्थ एक्स था लेकिन आप अभी प्लेस ऑफ वाई रह रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइग्रेशन। अगर आपका मूविंग जॉब है, पहले आप दिल्ली रहते थे, आप मुंबई रहते हो, फिर बाद में आप प्लान कर रहे हो कि पुणे शिफ्ट हो जाओ, तो ये भी वुड बी कंसिडर्ड एज माइग्रेशन। अगर आपका बर्थ अहमदाबाद में है एंड अगर आप लखनऊ शिफ्ट हो गए, तो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज माइग्रेशन। तो दोनों तरीके से सेंसेक्स में माइग्रेशन काउंट होता है। अगर इस डेटा में बात की गई है कि टोटल माइग्रेशन कितना है इंडिया में, अगर देखेंगे तो 28.9% है, रूरल माइग्रेशन रेट 26.5% है, तो टोटल माइग्रेशन रेट। अब माइग्रेशन रेट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है। इससे सोसाइटल चेंजेस भी आते हैं जो हम मेंस में पढ़ते हैं। लेकिन माइग्रेशन रेट क्या होता है, बेसिकली परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव चेंज देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ड्यू टू वेरियस रीजंस। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन, मैरिज की वजह से हो सकता है। तो हमने देखा है कि इंडिया में 28% क्या है, 28-29% माइग्रेशन रेट है। सिमिलरली जो मैक्सिमम मेजर रीजन इज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन जो 10.8% है। अब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन क्यों हो रहा है, सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट हो गया, न्यू जॉब्स के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, प्रॉक्सिमिटी टू वर्क प्लेस हो गया, तो लैक ऑफ जॉब्स या क्लोजर ऑफ यूनिट, ये मेजर रीजन है जिस वजह से माइग्रेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, व्हाट इज माइग्रेशन रेट, कितना माइग्रेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। 28.9% है जो इस बुक में दिया गया है, इस बुक में, ठीक है, इंडिया एयर बुक में दिया गया है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है। सो बेसिकली हाउ डू वी कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने हमारे एवरेज ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो ये 2011 में 384 था, 2036 तक ये 462 होने वाला है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू इंडिया एयर बुक बिहार में है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड देन केरला। एक इंपॉर्टेंट है, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली, फॉलोड बाय चंडीगढ़। ये 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से, एक तो इंपॉर्टेंट है 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप 2009 का डेटा भी देखोगे तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी पर मैं ज्यादा फोकस दे रहा हूं कि आपको पता चाहिए, डेटा फैक्ट्स आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर इंडिया में देखोगे तो फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता चाहिए। 2024 में भी वी हैड अ क्वेश्चन ऑन टीएफआर। टीएफआर किसको बोलते हैं, डेफिनेटली अगर आप
टर्म्स देखोगे, अगर वर्डिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन है। हमारा TFR अब कितना है, 2 हो गया है। TFR हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 2.4 टू 2 हो चुका है। तो अगर आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली सबको पता है कि बेसिकली इट डिपेंड्स हाउ मेनी चिल्ड्रंस अ वुमन वुड गिव बर्थ इन हर लाइफ टाइम। बेसिकली 2.4 2000 अगर हम 11 का सेंसस तो 2.4 था, उसके पहले 2.6 था, अब ये 2020 में 2 पहुंच चुका है। एंड हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को क्यों बोलते हैं, बेसिकली इट मींस एंड ऑन एन एवरेज ईच जनरेशन विल रिप्लेस इटसेल्फ लीडिंग टू अ स्टेबल पॉपुलेशन। तो क्या होगा, ई जनरेशन की जितने पॉपुलेशन होगा नेक्स्ट जनरेशन में उतने ही होंगे अगर TFR 1 है। तो बेसिकली TFR 1 2.1 मतलब क्या, पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी स्टेबल। TFR 2.1 से कम हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो गया, पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट के बारे में बात की गई है। बेसिकली क्रूड बर्थ स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ एस्टिमेटेड एट मिड ईयर रिपोर्टेड पर 1000 लिविंग पीपल। तो पर 1000 लिविंग पर्सन के पीछे कितना बेबीज, नए बेबीज हम तैयार करने वाले हैं या रिप्रोड्यूस होने वाले हैं या व्हाट यू विल से लाइव बर्थ होने वाले हैं, इन हम मिड ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट नंबर है। सेकेंडली वी हैव क्रूड डेथ रेट, सिमिलर फॉर्मेट में कैलकुलेट होता है कि कितने डेथ होने वाले हैं बेस्ड ऑन मिड ईयर पॉपुलेशन, एंड ये भी 1000 लिविंग इंडिविजुअल पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये नंबर 6 है एंड क्रूड बर्थ रेट का 19.5 है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज बेसिकली डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ। यहाँ पर 1000 लिविंग पीपल है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर, 1 ईयर से अंदर जितने भी इन्फेंट्स डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ, हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये पहले 47 था 2010 में, अभी 2020 में ये 28 है। अगेन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी पता चाहिए क्योंकि PIB सब जगह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में आता है। तो 2020 में जो डेटा है ये 103 है, अब ये 100 से नीचे पहुंच गया होगा। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ। तो यहाँ पर लाख है, तो इसके पीछे का जो डिनोमिनेटर है वो हर बार चेंज हो रहा है, तो आपको पता चाहिए। अब आपको ये भी पता चाहिए कि मैटरनल डेथ किसको बोलते हैं। सो बेसिकली एनी प्रेग्नेंट वुमन हु हैज डाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और सेकेंडली विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन दोनों के बीच में अगर जितने भी फीमेल्स मरते हैं पर लाख लाइव बर्थ, हम उससे MMR कैलकुलेट करते हैं। अभी ये 100 से नीचे होगा, 2020 में 103 था। तो बेसिकली ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन डेफिनेशन, आप जब IAS बनोगे तो कॉमन डेफिनेशन आप यूज करोगे। व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, व्हाट इज क्रूड डेथ रेट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट इज बेसिकली विद इन 1 ईयर, नंबर ऑफ deaths, infant deaths per 1000 live births, and secondly maternal mortality is per lakh। एक इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। तो आई होप ये शॉर्ट सेशन के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल गए होंगे। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सेकंड टॉपिक भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हम आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस बढ़ाएंगे। मेक श्योर अगर आपको ये सेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वील सून ब्रिंग द सेकंड सेशन। एंड प्लीज ये सेशंस आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे 5 मैराथन देखिए, दैट आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर UPSC प्रीलिम्स 2025। 12 आवर्स मैराथन हो गया, हमारा मैपिंग मैराथन हो गया, देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज। नेक्स्ट इज वी हैव आल्सो कवर्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इन इंडिया, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो इस साल के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है। तो मेक श्योर ये चारों 5 मैराथन आप देखोगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत एज मिलेगा। एंड इंडिया एयर बुक हम सिर्फ बोल नहीं रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हम आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ बताया जाता है कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वील बी मेकिंग एन एफर्ट। मैं शॉर्ट क्रिस्प नोट्स के थ्रू भी ये कवर करूंगा, एंड ऐसी चीजें कवर करिए जो यूनिक है। आप बहुत बार रिवर सिस्टम तो पढ़ लोगे, लेकिन मेघना रिवर जैसे मैंने बताया कि उसके ट्रिब्यूटरीज अगर आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें हम कवर करने वाले हैं इन दिस इंपॉर्टेंट सेशन। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। थैंक यू।